Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 9, Force and Laws of Motion of class 9th. I am going to explain some important definitions from what you have learnt of chapter 9, class 9th, Science. First law of motion. स्टूडेंट्स ये वाला पेज भी आपको लिखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं. राइट ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन दिस वे. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. तो इसके दो नाम हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. इट मीन्स एक वस्तु अगर गति में है, गति में रहने की कोशिश करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे. ये पहला लॉ है. इसीलिए और ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है, मोशन में तो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, तो ये इनर्शिया बोलते हैं इसको. इसीलिए इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. The natural tendency of object to resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. और ये हर एक बॉडी में नेचुरली होता है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, मोशन में तो मोशन में, गति में है तो गति में. इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया. अगर हम किसी वस्तु का मास नापते हैं उसका मतलब उसका इनर्शिया उसका मेजर कर रहे हैं हम. SI यूनिट ऑफ इनर्शिया भी किलोग्राम है और मास भी का भी किलोग्राम ही होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और एक फोर्स होती है, ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ी है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो अपोज करती है, कोई भी वस्तु चलने की कोशिश करती है ना, तो एक फोर्स वहाँ हमेशा होती है जो अपोज करेगी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उस वस्तु का मास ज़्यादा होगा. अगर किसी वस्तु का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. मीन्स वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, मुश्किल होगा उसको चलाने, और वो चल रही होगी तो उसे चलती ही रहेगी, उसे रोकना मुश्किल होगा. हल्की वस्तुओं का इनर्शिया कम होता है, उसे आसानी से हम रोक के चला सकते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये हमने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ये जो हमने किया था उसी के बारे में लिख रहा है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. द SI यूनिट ऑफ फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? अगर हम F इज इक्वल टू एम ए लिखें तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम. ए की यूनिट क्या होती है? 8th चैप्टर में पढ़ा था, MS रेज़्ड टू पावर -2. और फोर्स की एक यूनिट तो ये होती है. दिस इज आल्सो नोन एज न्यूटन. क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था तो उसको हम N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg. अगर किसी वस्तु का मास 1 किलोग्राम है और वो एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो फोर्स वहाँ कितनी होगी? 1 न्यूटन. द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोमेंटम क्या होता है? नेक्स्ट आ गया आपका. इस पर जो डॉट लगी है वो नेक्स्ट के लिए लगी है. जैसे ये वाली डॉट है ये मोमेंटम है, ये अलग है. आपको डॉट देख के देख लेना कि अलग अलग डेफिनेशन है. मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी. तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है. मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं. P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. और किस दिशा में होगी? जिधर वेलोसिटी जाएगी उधर ही मोमेंटम होगा. SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? किलोग्राम. मास को किलोग्राम में दिखाते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड. सेकंड के ऊपर -1 लगाते हैं पर के लिए. अब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज. हर एक एक्शन मीन्स एक कोई वस्तु किसी चीज़ पे फोर्स लगाती है तो वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी वस्तु पे लगाती है. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट
द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। कोई दो वस्तु आपस में भिड़ रही हैं, भिड़ने के बाद और भिड़ने से पहले उनका टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, एक जैसा रहता है। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसे MAUA MBUB ऐसे करके लिखा हुआ है बुक में। तो ये आपने 7 या 8 के आसपास ये जो डेफिनेशंस हैं अपनी नोटबुक में लिखनी है और इन्हें लर्न भी करना है। इसके अलावा मैं ये इंटेक्स के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंटेक्स क्वेश्चन के बाद हमने एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्सरसाइज के हमने 6 क्वेश्चन किए थे। अब हम एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6 क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज के भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, मैडम कि किसकी डेफिनेशन लिखनी है या नहीं, तो इसलिए मैंने आपको पहले डेफिनेशन रिवाइज करवाई कि इसकी डेफिनेशंस आपने लिखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 kg। इसका क्वेश्चन समझो, एक इंजन है जिसका मास दिया है 8000 किलोग्राम, एक गाड़ी, एक ट्रेन का, उसमें 5 डिब्बे लगे हुए, 5 वैगन्स, और हर एक डिब्बे का वेट क्या है, ईच मीन्स हर एक डिब्बे का 2000 along a horizontal track. If the engine exert a force of 4000 न्यूटन, ये है 40,000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो 40,000 न्यूटन लगा रहा है और वो ट्रैक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 5000 न्यूटन लग रहा है। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। इसमें मास ऑफ इंजन दिया है 8000 और हर एक वैगन का जो मास है वो है 2000। टोटल वैगन कितने, 5। तो फोर्स ऑफ इंजन कितनी दी है, 40,000, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दी है 5000। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जितना उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपने माइनस कर दी तो उस पर जो फोर्स लग रही है इंजन के कारण वो है 35,000। 40,000 में से 5,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट दिशा में, इंजन अगर इस दिशा में फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे दिशा लगा रही है। अगर वो पूछे नेट फोर्स कितनी लग रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा माइनस होता है। 40,000 जो इंजन ने फोर्स लगाया उसमें से 5,000 माइनस किया, 35,000। अब उसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी, अगर आप फोर्स का फार्मूला लगाओ F इक्वल टू ma, तो A का फार्मूला क्या बन जाएगा, F/m। अब आपके पास जो मास है वो कितना हुआ, टोटल फोर्स आपकी 35,000 और मास कितना हो जाएगा 8000। जो मास है वो तो इंजन का मास है, 8000 लिख दिया, प्लस में 5 × 2000। ये 5 × 2000 क्यों किया, एक जो डिब्बा था उसका मास 2000 दिया है, उसमें 5 डिब्बे लगे हुए हैं, तो टोटल वेट कितना हो गया डिब्बों का, 5 × 2000 10,000, और 8000 इंजन का मास है, टोटल मास हो गया 18,000। टोटल ट्रेन जब चलती है तो टोटल मास लेके ही चलेगी ना, उसमें इंजन प्लस डिब्बे, तो इंजन प्लस जो उसके वैगन है वो 18,000 उसका मास है और उस पर फोर्स लग रही है 35,000 की। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 35,000 डिवाइड बाई 18,000, ये हमारा आया 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए के लिए आपको एफ निकालने के लिए तो आपने 40,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, और मास निकालने के लिए जो इंजन का मास है प्लस में 5 जो डिब्बे हैं उनका मास जमा किया, फिर आपने ए निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो आपने फ्रिक्शनल फोर्स से निकाल के माइनस करके निकाल दिया। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ये भी आप निकाल चुके हो, ए इक्वल टू F/m। सेकेंड है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, हर एक डिब्बा भी एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, तो वैगन 1 पहले डिब्बे ने दूसरे डिब्बे पे कितना फोर्स लगाया। द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 मीन्स फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 मीन्स
फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वैगन, ये एक डिब्बे और दूसरे डिब्बे के बीच में कितना फोर्स है, वो लिखा है F इज इक्वल टू 4 × 2000। तो इसमें एक डिब्बे का मास, एक तो फोर्स लगा रहा है इसलिए उसमें से उसका मास माइनस कर दिया। इसमें 5 डिब्बे का मास नहीं लेंगे, 4 का लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक बार वो जिस गति से एक्सेलरेट करनी शुरू हो रही है ट्रेन, हर एक डिब्बा उसी गति से एक्सेलरेट करेगा, इसलिए ए तो वही ले लिया 1.94। लेकिन इसमें एक तो इंजन का मास नहीं लिया, क्योंकि इस पूछ रहा है फोर्स एक वैगन ने दूसरे वैगन पे कितनी लगाई, एक डिब्बे ने दूसरे डिब्बे पे कितनी लगाई। जब जो फर्स्ट डिब्बा है वो बाकी सारे डिब्बों पे एक जैसी फोर्स लगाएगा, जो उसके पीछे भी रह गए जो 4, तो जो मास है उन चारों डिब्बों का एक साथ ले लेंगे 4 × 2000, तो 8000 हो जाएगा उसका मास, जो ये फोर्स लगाएगा इस साइड खींचेगा इनको, और उस पर जो एक्सेलरेशन है वो 1.94 लेके आपका आंसर आया 15,520 न्यूटन। एक तो इसमें ध्यान करना, इंजन का मास नहीं लेना, क्या नहीं लेना, इंजन का मास नहीं लेंगे और एक डिब्बे का मास भी नहीं लेंगे, बाकी 4 डिब्बों का मास इसमें लिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ़ द, अपने व्हीकल और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इफ़ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव साइन ये भी दिखा रहा है कि वो रुकेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट दिशा में फोर्स लगाती है। मास, उस व्हीकल का जो मास है 1500 kg है, जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में क्यों है, क्योंकि वो हमेशा माइनस में होगी अगर फोर्स और रोड, व्हीकल और रोड के बीच में होगी। उसने दे भी दिया नेगेटिव एक्सेलरेशन -1.7। एफ का फॉर्मूला है F इक्वल टू ma। ईजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। 1500 मल्टीप्लाई -1.7 आपका आया -2550.0 न्यूटन। तो F -2550 न्यूटन आया। माइनस मीन्स अपोजिट फोर्स लग रही है, जिस साइड व्हीकल जाने की कोशिश करेगा रोड अपोजिट दिशा में फोर्स लगाएगी, उसे चलने से रोकेगी। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है इसमें कितना लगा 2550 न्यूटन। नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद वेलोसिटी v। मोमेंटम का फॉर्मूला आपने देखना है, इसमें क्या होता है उसे p से डिनोट करते हैं, वो है m × v मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें अगर फाइंड आउट करो तो डी इसका ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा डी, m × v। 4 ऑप्शन दिए हैं, mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो ये है मास इंटू वेलोसिटी। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसके बारे में 1 मार्क्स में जरूर क्वेश्चन आता है पेपर में। आज स्टूडेंट मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना आप रीड भी कर लेना, लर्न भी कर लेना और राइट डाउन भी कर लेना।